भाइयों, मैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ वापस आ गया हूँ। आज हम द ब्राइड नामक एक डरावनी कहानी के बारे में जानेंगे। इवान और नास्तिया एक नवविवाहित जोड़ा थे। आज सुबह तड़के इवान को उसके परिवार का फोन आया कि उसे किसी जरूरी काम से तुरंत अपने गृहनगर लौटना होगा। इसलिए इवान नास्तिया को भी साथ ले गया ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। यात्रा छोटी थी और वे जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां रहने वाले इकलौते लोग इवान की बहन लीजा और उसके 2 बच्चे थे। नास्तिया ने लीजा का अभिवादन किया और रात के खाने के लिए अंदर जाने से पहले दोनों ने थोड़ी बातचीत की। खाने के दौरान इवान ने लीजा से पूछा कि उसने उसे वापस क्यों बुलाया है। लीजा ने सवाल टाल दिया और इसके बजाय नास्तिया को एक अंगूठी थमा दी। अंगूठी पाकर नास्तिया बहुत खुश हुई, लेकिन इवान असहज दिखाई दिया। उसने लीजा को सख्त निगाहों से देखा, जैसे चुपचाप अपनी असहमति जता रहा हो। तनाव के बावजूद उन्होंने शाम जारी रखी। बाद में जब नास्तिया नहा रही थी तो वो इवान के अजीब व्यवहार के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम का दरवाज़ा रहस्यमयी तरीके से खुला और एक परछाई तेजी से गुजरी। ये सोचकर कि वो लीजा है, नास्तिया ने जल्दी से खुद को तौलिए में लपेटा और बाहर निकली। हालांकि वो अपने सामने किसी को स्थिर खड़ा देखकर चौंक गई। हिम्मत जुटाकर नास्तिया करीब आई और उस आकृति के कंधे को छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक महिला थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। डरी हुई और भ्रमित नास्तिया वहीं जम गई। उसी पल लीजा वहां आई और खाली गलियारे की ओर देखते हुए नास्तिया के अनुभव को भ्रम बताकर खारिज कर दिया। नास्तिया परेशान थी, लेकिन उसने इवान को घटना के बारे में बताया। उसने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि यह शायद यात्रा की थकान है। उसके शब्दों से सांत्वना पाकर नास्तिया जल्द ही सो गई, लेकिन उसकी नींद डरावनी आवाज़ों से टूट गई। कमरे में पानी टपकने की आवाज़ गूंजने लगी, जो और भी डरावनी होती जा रही थी। डरी हुई नास्तिया जांच करने के लिए बाहर निकली और आखिरकार इवान और लीजा को गहन बातचीत करते हुए पाया। लीजा गुस्से में लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि नास्तिया साफ नहीं सुन पा रही थी। जैसे ही नास्तिया करीब बढ़ी, उसके पैरों के नीचे पुरानी सीढ़ी जोर से चरमराई। डर के मारे वो वापस अपने कमरे की ओर भागी कि कहीं पकड़ी न जाए। अगली सुबह आतंक की एक नई लहर लेकर आई इवान गायब हो गया था। घबराई हुई नास्तिया ने उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। शांत दिख रही लीजा ने नास्तिया को बताया कि इवान किसी काम से शहर गया है और शाम तक वापस आ जाएगा। उसकी घबराहट कम करने के लिए लीजा नास्तिया को एक कमरे में ले गई, जहां उसने अलमारी से एक सफ़ेद शादी का गाउन निकाला। लीजा ने नास्तिया से वो ड्रेस पहनने का आग्रह किया। अपनी अनिच्छा के बावजूद नास्तिया मान गई। वो नहीं जानती थी कि उस गाउन का एक काला इतिहास था। इसे उससे पहले सैकड़ों दुल्हनों ने पहना था, जो सभी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थीं। जब नास्तिया कमरे में लौटी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को फिर से फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समय बिताने के लिए उसने फियर ऑफ टॉकिंग नामक फिल्म देखने का फैसला किया। अचानक एक तेज धमाके की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। घबराते हुए वो उसके पास गई और दरवाज़ा खोला, जिससे एक गुप्त कोठरी का पता चला। अंदर अंधेरे से एक बच्चे की आवाज़ आई, मैं अपनी बहन के साथ लुका छिपी खेल रहा हूँ, लेकिन वो एक अंधेरी सुरंग में फंस गई है। इस गुहार से प्रभावित होकर नास्तिया मदद के लिए दौड़ी। जब वो सुरंग में पहुंची तो उसे एक छोटी बच्ची मिली, जिसका पैर लकड़ी के एक टुकड़े के नीचे फंसा हुआ था। नास्तिया ने लड़की को मुक्त करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सुरंग की गहराई से अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं। घर वापस आकर नास्तिया ने मेज़ पर एक कांच के फ्रेम वाली फ़ोटो देखी। तस्वीर एक ऐसी महिला की थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। उलझन में वो कमरे से बाहर निकल गई। बाद में जब वो आईने के सामने बाल ठीक कर रही थी तो उसे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मुड़कर देखने पर वो ये देखकर सहम गई कि उसकी तरह दिखने वाली एक और महिला वहां खड़ी थी। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी और पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। नास्तिया को जल्द ही एहसास हुआ कि वो किसी दूसरे समय और स्थान पर है, क्योंकि आसपास के लोगों में से किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी था, जिसने दरवाजे पर चश्मा पहने एक व्यक्ति को रोका और उसे अंदर न आने और भाग जाने का आग्रह किया। यह स्पष्ट हो गया कि चश्मे वाला व्यक्ति घर का मालिक था। अंदर चश्मे वाले व्यक्ति ने बिस्तर पर लेटी एक महिला को सांत्वना दी। हालांकि वो महिला अचानक उठ बैठी। उसकी हरकतें अप्राकृतिक थीं। कुछ ही पलों में उसने अपना आपा वापस पा लिया और एक भयावह मुस्कान और चमकती लाल आंखों के साथ चारों ओर देखा। जैसे ही उसकी निगाह नास्तिया पर पड़ी, महिला रोने लगी और फिर अचानक जम गई। नास्तिया डर के मारे कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि उसे चोट नहीं आई, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वो महिला कहीं नहीं थी। राहत महसूस करते हुए उसने सोचा कि वो सुरक्षित है, लेकिन क्या वो थी? अगले ही पल नास्तिया की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक सपना था। हालांकि उसके सामने लीजा और एक अन्य व्यक्ति खड़े थे, जिसने खुद को अनुष्ठान मास्टर, रिचुअल मास्टर बताया।
लीजा ने बताया कि नास्तिया बाहर गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। अनुष्ठान मास्टर ने नास्तिया से कई अजीब सवाल पूछे। उसके जवाबों से संतुष्ट होकर वो चला गया। जैसे ही रात हुई, नास्तिया और अधिक असहज हो गई। वो चुपके से घर छोड़ने के लिए निकली। वहां उसने लीजा और अनुष्ठान मास्टर को साजिश रचते सुना। ऐसा लग रहा था कि वे एक समारोह आयोजित कर रहे थे और नास्तिया इसका केंद्र थी। डर के मारे वो अपनी कार की ओर भागी, लेकिन तभी अनुष्ठान मास्टर प्रकट हुआ। नास्तिया ने रुकने का फैसला किया और चुपके से मास्टर का पीछा किया। उसने उसे एक इमारत तक ट्रैक किया और ये देखकर चौंक गई कि उसका बॉयफ्रेंड एक कमरे में बंद था। उसने देखा कि मास्टर उसे कोई दवा खिला रहा था। मास्टर के जाने के बाद नास्तिया ने खिड़की के पास जाकर अपने बॉयफ्रेंड को आवाज दी। उसने उसे बिना समय गंवाए भागने को कहा। अचानक लाइट चली गई और नास्तिया के हाथ पर खून का धब्बा दिखाई दिया। घबराकर उसने मुड़कर देखा तो वहां काला साया था, जिसे देखकर वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद नास्तिया उठी और भागी, लेकिन गलती से एक गड्ढे में गिर गई। उसे बचाने के बजाय लीजा के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। लीजा ने नास्तिया के मुंह में एक रहस्यमयी औषधि डाल दी, जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। उसे मार दिया जाने वाला था, लेकिन तभी शाओशुआई वहां आया और उसे बचा लिया। भागते समय उसने नास्तिया के परिवार का काला रहस्य बताया। उसने बताया कि उसकी परदादी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके दादा ये सहन नहीं कर सके। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने एक भयानक अनुष्ठान का उपयोग किया, जिसमें एक युवा महिला के शरीर को पात्र वेसल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनकी परदादी पुनर्जीवित तो हो गई, लेकिन उनकी आत्मा दुष्ट हो गई। अब वे जीवित रहने के लिए हर 30 साल में एक नया शरीर लेती थीं। इस बार नास्तिया को बलि के रूप में चुना गया था। शाओशुआई ने अनुष्ठान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जब नास्तिया की आंख खुली तो वो वापस अस्पताल में थी। अनुष्ठान मास्टर ने जबरदस्ती उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाई और उसे एक ताबूत में डालकर ढक्कन बंद कर दिया। ताबूत के अंदर नास्तिया बेबस थी। अचानक ताबूत हिलने लगा और लोग डर गए। जब ताबूत खोला गया, नास्तिया शांत पड़ी थी। उन्हें लगा अनुष्ठान पूरा हो गया, लेकिन तभी नास्तिया अचानक उठ बैठी। उसकी आंखों में परदादी की आत्मा थी। परदादी की आत्मा गुस्से में नास्तिया के शरीर से बाहर निकल गई। अनुष्ठान मास्टर डर के मारे गिर पड़ा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। फिर आत्मा की नज़र लीजा पर पड़ी। लीजा ने दया की भीख मांगी। कुछ पलों बाद आत्मा गायब हो गई, लेकिन लीजा को समझ नहीं आया कि वो सच में आज़ाद हुई है या अभी भी फंसी है। इस बीच शाओशुआई ने नास्तिया को बचा लिया और वे उस शापित जगह से भाग गए। कुछ समय बाद एक और अनजान परिवार उस घर में रहने आया और उन्हें बेसमेंट में एक गुप्त रास्ता मिला। उनके साथ क्या होगा? फिल्म यहीं समाप्त होती है, दर्शकों के मन में एक डर छोड़कर। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी सीधी है और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हालांकि मुझे लगा कि मैं इसे और भी विस्तार से बता सकता था, पर मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।